मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम यूजी नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली कहानी अपना अपना भाग्य जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है को पढ़ेंगे। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, तो इससे यह पता चला कि यह कहानी नैनीताल की है। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल की किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रति स्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पाने में डाले सधैर्य एकाग्र एक निष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों को उद्देश्य बना हुए बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आग की न चिंता थी, बीते का न ख्याल था। वे शुद्ध तत्काल प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे बचपना को दिखाया गया है कि हमारी बचपना कितनी निस्वार्थ होती है। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों को बाजार सजाकर सामने सिखलाता निकला चला जा रहा। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से धूम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, श्राद्ध करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी ननिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तान पर कोड़े भी पटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निसंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। तो यहाँ हमारे जैनेंद्र साहब ने भारतीय और अंग्रेजों के बीच की स्थितियों को दर्शाया है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे और इधर हम लोग भारतीय अपनी जिंदगियां कैसे जी रहे थे। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, अस्तित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। 2 घंटे सड़क गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जाम हो गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबंधित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ यह इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसा गहना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन
चुप था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज जा रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। 3 रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कन-कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुपा गरम बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है? और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज है? उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस सूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहों की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिजलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने कहा, मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। कितने गज की दूरी से? 3 गज की दूरी से। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लेखक को कितने गज की दूरी से काली सूरत वाला लड़का दिखा। तो 3 गज से। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगे सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। 10 बरस का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लड़का कितने वर्ष का था। गोरे रंग का है, काला नहीं है, वो गोरा है। ये कंफ्यूज कर सकता है परीक्षा में। पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे ही कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ऐ। उसने जैसे जाकर देखा और पास गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, यूं ही सो जाएगा। हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों से। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखों मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, अब नहीं रहा। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में इसको मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब? वकील लोग होटल के ऊपर के कमरों में से उतरकर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही। ओहो, आप? फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है, PYQ है ये। मानो तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी? जी बस खूब है। अरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मैंने क्या? खाक। आप भी? जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसारी पर सोने झटपट चले गए। कितने रुपए वाले कमरे में? 4 रुपये वाले। 4?
वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट ही शायद मेरे पास। देखूं? सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। फिर हम अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सबका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। होटल डी पब, ये नाम याद रखना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराशा आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेम गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सोचिए कितनी भयानक ठंड थी, और वो लड़का सिर्फ एक कमीज में नंगे पांव था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। देखा, अक्सर ऐसा ही होता है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठ कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रे की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सबने सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये वाली जो पंक्ति है कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी पर, पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पंक्ति के ऑप्शन में कफन दे दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कफन लिखा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है, ये अपना अपना भाग्य का है। तो हमारी आज ये कहानी कंप्लीट हुई। एक बार आप लोग खुद से पढ़ लें, और इसके जल्द से जल्द मैं PYQ लेके आऊंगी। थैंक यू।